नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद बीपी में। और स्वागत है आपका आज की यूनिट 8 के टॉपिक अंधेर नगरी में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंधेर नगरी नाटक। अंधेर नगरी नाटक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसकी क्या कथा वस्तु है उसको हम सार रूप में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अंधेर नगरी नाटक संबंधी लगभग सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे जो आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी सेट यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे बढ़ते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ और शुरू करते हैं नाटक अंधेर नगरी, जिसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बस जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो हम अपना शुरू करें उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर लें और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप अंधेर नगरी नाटक संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको बहुत अच्छे से जान सकें और उसके बाद जब इसके आप ऑब्जेक्टिव सेशंस को हल करें तो वो सारे आपसे बन जाएं। साथियों, तो हम शुरू करने वाले हैं अंधेर नगरी नाटक। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे, इसके पात्रों के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम आज समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो की स्पीड स्लो हो सकती है, पर यदि हमको नाटक को बहुत अच्छे से समझना है तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे नाटक का जो नाम है वह है अंधेर नगरी। और इस नाटक के नाटककार या लेखक आप जो भी समझें दोनों क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नाटक लिखने वाला नाटककार है, वही लेखक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को लिखा हुआ है। इस नाटक के यदि हम प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो इसका जो प्रकाशन हुआ वह हुआ सन 1881 में। इसके बाद इस नाटक की यदि हम शैली की बात करते हैं तो इस नाटक की जो शैली है वह हास्य व्यंग्य शैली है, ये हमको याद रखना है। यह एक प्रकार का प्रहसन है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 5वां आपका जो पॉइंट है, इस अंक जो नाटक है इसमें टोटल 6 अंक हैं। हमारे इस नाटक में 6 अंक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो दोनों नाटक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं इनके दोनों ही नाटकों में आपके 6-6 अंक हैं। आपको इस बात को याद रख लेना है। इसके बाद यदि हम आधार नाटक की रचना बिहार के रजवाड़े में की गई है, तो ये जो नाटक है एक तरीके से इस नाटक का जो आधार लिया है लेखक ने वह कहां पर है, बिहार के किसी रजवाड़े का इसमें वर्णन है। लेकिन 1881 के समय अलग से तो कोई बिहार प्रांत था नहीं, पूरा मध्य भारत का हिस्सा था। तो लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से बात करें तो बिहार के किसी रजवाड़े की इसमें चर्चा की गई है। लेखक ने इस नाटक को एक ही रात में लिख करके पूरा किया और उसके बाद हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्थान में इसका आरंभ हुआ था। तो ये प्रमुख तौर पर हमको याद रखना है। और यहां से लगभग आपको एक प्रश्न सीधे सीधे सेट में देखने को मिल सकता है। हो सकता है नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछ लें या इसके अंकों की संख्या पूछ लें या इसका एक प्रकार पूछ लें। एक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब हम इसके पात्रों पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा अंधेर नगरी नाटक है इसमें कितने पात्र हैं और उन पात्रों के बारे में क्या जानकारी है ये भी हम जानते हैं। तो साथियों, यदि हम इसके प्रमुख पात्रों की बात करते हैं तो इस नाटक में जो प्रमुख पात्र हैं उनमें से एक पात्र है महंत। महंत कौन है? नारायण दास और गोवर्धन दास के ये गुरु हैं। तो इस नाटक में एक महंत जी है जो नारायण दास और गोवर्धन दास के गुरु हैं। दूसरा कौन है? नारायण दास है जो महंत के शिष्य हैं और गोवर्धन दास है जो भी महंत का लोभी शिष्य है। हमको याद रख लेना है। स्पेशल इसकी विशेषता क्या है, ये बहुत ही लोभी किस्म का आदमी है और इसका नाम गोवर्धन दास है। जैसा कि इसके नाम में ही धन छुपा हुआ है और धनी आदमी लोभी होता है, तो इस तरीके से हमको याद हो जाएगा कि गोवर्धन दास लोभी व्यक्ति है। नाटक के यदि हम अन्य पात्रों की बात करते हैं तो नाटक के अन्य पात्र में इसकी जो नाटक की शुरुआत होती है तो पहले अंक के बाद इसमें साथ ही यदि हम इसके नाटक की शुरुआत की बात करते हैं तो इस नाटक की शुरुआत होती है बाह्य प्रांत से। बाह्य प्रांत में गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ उनके महंत विचरण करते हैं। उसके बाद दूसरे नाटक का जो दूसरा अंक है वह बाजार से शुरू होता है। तो इसमें जितने के जितने पात्र हैं वो सब के सब बाजार के हैं। बाजार में कौन कौन है? एक कबाब वाला है जो मसाला बेचने का काम करता है, एक घासी राम है जो चना बेचने का काम करता है, एक नारंगी वाला है जो नारंगी बेचने का काम करता है, हलवाई है जो मिठाई बेचने का काम करता है, एक कुंजड़िन है। कुंजड़िन वह सब्जी बेचने का काम करती है या सब्जी बेचने वाली है।
इसके अलावा एक चूरन लिखा है, जो इसको आप सुधार के चूरन पढ़ेंगे तो एक चूरन वाला है। इसके अलावा एक मछली वाली है, एक बनिया है और एक पाचक वाला चूरन विक्रेता है। तो चूरन वाला पाचक वाला चूरन विक्रेता दोनों शायद एक ही हैं, यहाँ पर 2 बार बताए गए हैं। इसके अलावा और हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो और पात्र हैं, एक पात्र इसमें जो है मुगल है, जो क्या है मेवा बेचने का काम करता है। एक जात वाला है, जो जाति बेचने का काम करता है। एक ब्राह्मण है। तो ये हो गए आपके बाजार में प्रमुख जो पात्र हैं। इसके अलावा इसमें एक दरबार है, राजा का दरबार है। उस राजा के दरबार में जो है टोटल यहाँ पर 3 पात्र बताए गए हैं, एक राजा, एक मंत्रीगण और एक सेवक। 3 जो है ये आपके राज दरबार में पात्र हैं। तो ये भी इसी नाटक के प्रमुख पात्रों में आते हैं। इसके अलावा नाटक के जो अन्य पात्र हैं, यदि हम उसके बारे में बात करते हैं तो नाटक के जो अन्य पात्र हैं उसमें आपका आता है सबसे पहले जो है कल्लू कारीगर। कल्लू कारीगर है जो दीवार बनाने का काम करता है। एक चूने वाला है जो दीवार बनाने के लिए चूना देता है। एक भिस्ती है, एक कसाई है, एक गड़रिया है, एक कोतवाल है और पहला प्यादा। तो ये 7 पात्र ये हैं। तो कुल मिलाकर के हमने इनके पात्रों को देख लिया, एक एक पात्र आपने देख लिए होंगे। इसके बाद हम आगे इस नाटक के बारे में बात करते हैं। तो अब नाटक के विषय को हम जान लेते हैं कि ये नाटक जो लिखा गया है इसका मूल विषय क्या है। बड़े आराम से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले इस नाटक का जो विषय है वह है मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली का चित्रण है। तो ये जो नाटक है वह मूल्यहीन, अमानवीय और अराजक व्यवस्था प्रणाली को चित्रित करता है। न्याय व्यवस्था की विसंगति को बताता है कि किस तरीके की न्याय व्यवस्था है जहाँ पर विसंगति है और उस विसंगति में किस तरीके से जो है लोग परेशान हैं। सामाजिक विकृति का इसमें चित्रण किया गया है। इसके अलावा अंग्रेजों के समय सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का भी इसमें चित्रण किया गया है कि अंग्रेजी शासन के समय, क्योंकि जिस समय परिस्थिति पर यह नाटक लिखा गया उस समय हमारा देश 1881 में साथियों जो है अंग्रेजों का गुलाम था। तो एक तरीके से ये जो नाटक है वो अंग्रेजी शासन को ही केंद्र में रख के लिखा गया है। अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था, न्याय के ढोंग का इसमें पर्दाफाश हुआ है। बाजार विज्ञापनों के जरिए क्रूरता का इसमें चित्रण किया गया है। इसके अलावा जन चेतना को भी जगाने का इसमें काम किया गया है। जैसे इसमें महंत दास जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सेठ सेठ सब एक हैं, जहां कपूर कपास, ऐसे देश में कबहू ना कीजे बास। तो जो है एक तरीके से जन चेतना का काम करता है। बात करते हैं मूल्यहीन शासन व्यवस्था और ज्ञान और अज्ञान की टकराहट की। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि जब राज्यसभा का इसमें जिक्र आता है तो वहाँ का राजा भी मूल्यहीन है और वहाँ की शासन व्यवस्था भी ज्ञान और अज्ञान की यहाँ पे टकराहट है। तो अधिकतर जो है राजा और राजा के दरबारी अज्ञानी हैं, जो किसी भी बात को नहीं समझते हैं। हर चीज को जो है एक ही जो है तराजू में तौलते हैं या एक ही रेट में एक ही मूल्य पर उसको आंकते हैं। तो एक तरीके से इस नाटक के जो मुख्य विषय हैं वो यही है कि शासन की दुर्व्यवस्था को बताया गया, राजा की अज्ञानता को बताया गया और बाजार का क्या हाल है वो सारी चीज इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे न्याय व्यवस्था की विसंगति का भी चित्रण किया गया, सामाजिक विकृति का भी चित्रण किया गया। तो ये सारे के सारे जो बिंदु हैं इस नाटक के जो है महत्वपूर्ण विषय में लिए गए हैं। यदि हम इस नाटक के बारे में आगे बात करते हैं तो इस नाटक की हम दृश्य योजना पर बात कर लेते हैं। इस नाटक की यदि दृश्य योजना की हम बात करें तो इस नाटक में टोटल जो है हमने पहले ही देखा है कि 6 दृश्य हैं या 6 अंक है। तो यदि हम इसकी दृश्य योजना की बात करते हैं तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको यदि याद कर लेंगे तो फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। क्या लिखा है? प्रांत से बाजरा अरण्य की शाम को लेकर आना। प्रांत से बाजरा अरण्य की शाम को या अरण्य की शाम को लेकर आना। प्रांत से बाजरा अरण्य की शाम को लेकर आना। तो प्रांत से आपका हो जाएगा बाह्य प्रांत, जो आपका पहला अंक है। दूसरा अंक जो है बाजरा में 3 अंक छुपे हुए हैं। बा से बाजार, जा से जंगल, रा से राज्यसभा। साथियों हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंधेर नगरी नाटक के अंकों को उनके नाम से क्रम के हिसाब से जमाइए। सबसे पहले क्या आता है हमारा? सबसे पहले बाह्य प्रांत आएगा, फिर बाजार आएगा, उसके बाद जंगल आएगा, इसके बाद राज्यसभा और उसके बाद अरण्य आएगा और सबसे लास्ट में आपका शमशान आएगा। तो हमको याद रखना है अंत में सबको कहाँ जाना है? शमशान ही जाना है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे अंत में क्या आएगा? शमशान आएगा। तो ये इसकी अंक योजना हो गई।
अंक योजना को आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। बाह्य प्रांत सबसे पहले, फिर बाजार, फिर जंगल, फिर राजसभा, फिर अरण्य, सबसे लास्ट में आएगा शमशान। वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, बहुत विस्तार से एक एक टॉपिक पर मैं इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूं और लगभग जितनी रचनाएं आपकी सिलेबस में लगी हुई हैं, मैक्सिमम बड़ी रचनाओं के लिए हम ऐसे ही सार रूप में एक एक वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना सहयोग हमें जरूर बनाए रखें और आपका सहयोग केवल यही है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कर दें। अब हम नाटक की योजना की बात कर लेते हैं। तो नाटक की जो योजना है वह क्या है? नाटक की शुरुआत होती है किस तरीके से? बाह्य प्रांत में जो है गोवर्धन दास और नारायण दास और दोनों अपने गुरु महंत जी के साथ जो है गाना गाते हैं। क्या? राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजे से गणिका तर गई, राम भजे से गीध गति पाई, राम नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सबहि नसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुल राई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। तो ये प्रथम अंक में महंत जी और दोनों चेलों के साथ ही गाते हैं। तो आपको इसको याद रखना है और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार राम का नाम कमेंट करके आप भी राम को भज सकते हैं और इस नाटक की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की तरफ। बहुत लोभ मत करना देखना। हाँ, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिलावट मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान, ये जो प्रथम अंक में ही कहा जाता है। और ये कौन कहते हैं? ये कोई ज्ञानी व्यक्ति ही कहेगा। ज्ञानी कौन होता है? महंत होता है। तो इस तरीके से इस बात को कौन कहता है? महंत। यदि हमसे पूछा जाए कि ये किसका कथन है तो ये महंत जी का कथन है। एक के बाद एक यहाँ पे कथन आ रहे हैं। अगला कथन है किसका? कबाब वाले का। जो कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला, 72 आंच का कबाब, गर्मा गर्म मसालेदार कबाब, खाए सो ओंठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके सेर। तो एक ये बात है कि कबाब किस रेट बिक रहा था? टके सेर बिक रहा था। ये दूसरे अंक की बात है और इसमें कौन गाता है? इसको कबाब वाला गाता है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और नाटक इसी गति से आगे बढ़ता है। अब बात आती है चने वाले की। जो आपका चना वाला है वह क्या गाता है? चने जोर गरम, चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान। तो चना कौन बनाता है? चना घासी राम बनाता है। आपको ये प्रश्न याद रखना है। तो शुरुआत कैसे होती है? चने जोर गरम, चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, चना खावे तौकी मैना, बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गफूरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाह बगाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। तो यहाँ पे बात क्या कही गई है? हाकिम मतलब सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो सबको दूना टैक्स लगाते हैं। इसके आगे और वह क्या गाता है कि चने जोर गरम टके शेर, चने जोर गरम। तो जो है ये गाना कौन गाता है? ये भी दूसरे अंक में जो है घासीराम इस गीत को गा करके अपने जो है चने बेचने का काम करता है। ये हमको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे इस नाटक में बताया गया है नारंगी वाला। अब एक एक पात्र जो है अपनी चीजों को बेचने का प्रयास कर रहा है। तो जो नारंगी वाला है वह भी गाते हुए क्या कहता है? नारंगी ले नारंगी सिलहट की नारंगी, बुटबल की नारंगी, राम बाग की नारंगी, आनंद बाग की नारंगी, भाई नींबू सी नारंगी, मैं तो पिए के रंग नारंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नारंगी ले नारंगी, कबला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दो हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नारंग ले नारंगी टके शेर नारंगी। तो ये भी दूसरे अंक में नारंगी गाता है। और अभी तक हम देख रहे हैं कि हर चीज का रेट लास्ट में क्या बताया जा रहा है? टके शेर। मतलब शेर का मतलब होता है किलो। तो और टके, एक टके में हर चीज जो है एक शेर बिक रही है। इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो अब हलवाई वाला है, वह अपनी जो है हलवाई की चीजों को बेच रहा है। और वह किस तरीके से बेच रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। वह बेच रहा है जलेबियां गर्मा गर्म ले, सेब इमरती लड्डू, गुलाब जामुन खुरमा, बूंदिया बर्फी समोसा,
पेड़ा कचौड़ी दाल मूट पकौड़ी घेवर गुपचुप हलवा ले हलवा मोहन भोग मोयनदार कचौड़ी कचाका हलवा नरम चबाका घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चभाचभ ले भूर का लड्डू जो खाए सो पछताए जो ना खाए सो वो भी पछताए रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका ऐसी जात हलवाई की जिसके 36 कौम है। तो हलवाई की इसमें कितनी कौम की चर्चा की गई है? 36 कौम की चर्चा की गई है। इस बात को हमको नोटिस करना है। और आगे क्या बताया गया इसमें? और आगे बताया गया दूसरे अंक में जो है हलवाई वाला गाता है। फिर इसी के तरीके से जो है एक सब्जी वाला जो हम बात करते हैं कुंजड़न है, वह भी अपने सामान को बेचने के लिए इसी तरीके से कोई ना कोई गीत गाती है। वह क्या गाती है? ले धनिया मेथी सोआ पालक चौरई भतुआ करेमू नौनिया कुल्फा कसारी चना सरसों का साग मरसा ले बैगन लौआ कोहड़ा आलू अरुई बंडा नेनुआ सूरन राम तरोई मुरई ले आदि मिर्चा लहसुन प्याज टिकोरा ले फासला खिन्नी आम अमरूद निबुगा मटर हो रहा जैसे काजी वैसे पाजी रैयत राजी टके सिर भाजी ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। साथियों यहाँ पे फूट और बेर जो है फ्रूट और बेर के लिए आया है। ये दूसरे अंक में कुंजड़न जो है इसको गीत के तौर पे गाती हैं। इसके आगे जो है नाटक इसी गति से आगे बढ़ता है और एक के बाद एक जो है बाजार के लोग जो है अपना अलग अलग तरीके से सामान बेचने का काम करते हैं। अब जो है दूसरे अंक में मुगल जो गीत गाता है वह क्या गाता है? बादाम पिस्ते अखरोट अनार बिही दाना मुनक्का किशमिश अंजीर आब जोश आलू बुखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही सरदा अंगूर का पिटारी आमरा ऐसा मुल्क जिसमें अंग्रेज का भी दांत कट्टा हो गया नाहक को रुपया खराब किया बेवकूफ बना हिंदुस्तान का आदमी लक लक हमारे यहाँ का आदमी बुम्बुक लो सब मेवा टके से। तो ये जो है मेवा बेचता है। मेवा का मतलब जो है सूखे मेवा बेचने का ही काम करता है। इसके बाद आता है एक और इसमें पात्र चूरन वाला। चूरन वाला अपना चूरन और जो है अलग अंदाज में बेचता है। वह किस तरीके से चूरन बेचता है उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। यदि हम चूरन वाले की बात करते हैं तो वह किस तरीके से चूरन बेचता है इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। चूरन अमल बेत का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी मेरा पाचक है पचलोना जिसको खाता श्याम सलोना चूरन बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार मेरा चूरन जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं ना जाए हिंदू चूरन इसका नाम बिलायत पूरन इसका काम। तो इस तरीके से जो है चूरन वाला अपना गाना गाता है और आगे इसी गाने को गाता जाता है। चूरन जब से हिंद में आया इसका धन बल सभी घटाया ऐसा चूरन हट्टा कट्टा कीना दांत सभी का खट्टा चूरन चला दाल की मंडी इसको खाएगी सब रंडी चूरन अमले सब कुछ जो खावे दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। तो साथियों यहाँ पे सारी चीजें हैं कि इतना दमदार चूरन बताया गया है इसमें कि जो रिश्वत लेने वाले भारतीय और अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी हैं जो मिल करके अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं उनको भी कहा गया है कि ऐसा चूरन है कि जो दूनी रिश्वत को पचाने में भी आपकी हेल्प करता है। तो एक तरीके से उस समय की सामाजिक स्थिति वहाँ की राजनीतिक स्थिति और उस समय की शासन व्यवस्था की तरफ भी इन गानों के माध्यम से कहीं ना कहीं संकेत किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से एक एक जो है अपना सामान बेचते हैं। तो ये हो गए आपके नाटक में आए हुए प्रमुख गाने। यदि अब हम नाटक के सार की बात करते हैं, इस नाटक का जो सारांश है उसकी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अंक में आता है आपका बाह्य प्रांत। फिर बाह्य प्रांत के बाद आपको याद कर लेना है क्या? बाजरा। तो बाजरा से याद हो जाएगा बाजार। बाजार के बाद पहले बाह्य प्रांत, फिर बाजार, फिर जंगल, फिर राज्यसभा। तो कितने अंक हो गए? 4 हो गए। इसके बाद आगे सबसे लास्ट में आएगा आपका शमशान। और तो इस तरीके से बाह्य प्रांत हो गया आपका, बाजार हो गया, जंगल हो गया, राज्यसभा हो गया, फिर यहाँ पर एक जो बीच में आएगा आपका अरण्य आएगा और सबसे लास्ट में आएगा आपका शमशान। तो इस तरीके से जो है आपके नाटक का इसके सारांश होगा। तो पहला अंक जो है
इस अंक में बताया गया है, इस नाटक की शुरुआत एक महंत अपने 2 शिष्यों चेलों के साथ राम का भजन करते हुए नगर में प्रवेश करता है। उनके शिष्यों के नाम गोवर्धन दास और नारायण दास हैं। वे भी अपने गुरु के साथ भजन करते हैं। वह नगर बहुत ही सुंदर है। वहाँ के लोग बड़े ही प्रसन्न हैं और संपन्न हैं, इन्हें ऐसा लगता है। गुरु महंत अपने शिष्यों को नगर में भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। गुरु की आज्ञा से गोवर्धन दास पश्चिम की दिशा की ओर और नारायण दास पूर्व की दिशा की ओर जाता है। साथ ही सूर्य को हम यदि सूर्य नारायण पढ़ें तो सूर्य नारायण किधर जाएगा? सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब से। तो सूर्य नारायण किधर क्यों जाएगा? पूरब की दिशा की ओर जाएगा। तो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। इसके आगे गोवर्धन दास अपने गुरु को जाते जाते कहता है कि बहुत सी भिक्षा प्राप्त करके ही वापस लौटूंगा, क्योंकि जैसा कि नाम में उसके धन छुपा हुआ है और पहले ही हमने इस पर चर्चा कर ली है कि गोवर्धन दास जो है वह थोड़ा सा लोभी किस्म का उनका शिष्य है। तो वह कहता है कि मैं बहुत सारी भिक्षा जो है एकत्रित करके लौटूंगा। गुरु से समझाते हैं कि अधिक लालच नहीं करनी चाहिए, लालच के कारण ही पाप पड़ता है। लालच से पाप और मान दोनों मिट जाते हैं। तो ये सारी चीजें गुरु उनको समझाते हैं। गुरु महंत अपने शिष्य को कहते हैं कि लालच व्यक्ति को नरक के द्वार तक ले जाता है। तो ये सारी चीजें वह समझाते हैं, लेकिन किसे समझ में आता है? वह तो जो है अपने ही उसमें अलग रंग में चलता है और वह आगे जाता है भिक्षा लेने के लिए। हमें भिक्षा में सिर्फ इतना लेना चाहिए कि पेट भरे इतना अनाज चाहिए और इतना ही अनाज वे चाहते हैं। तो उनके जो महंत जी हैं वो इस तरीके की उनको सलाह देते हैं कि हमको भिक्षा भी लेनी है तो भिक्षा में मात्र इतना लेना है जितने में हमारा केवल पेट भर सके। ठीक वैसे ही कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, उस तरीके की बात या उस विचारधारा को लेकर के महंत जी जो है चलते हैं। लेकिन उनका एक शिष्य तो उनकी बात को मानता है, लेकिन दूसरा शिष्य जो है गोवर्धन दास वो बड़ा लोभी किस्म का आदमी, इसलिए वह उनकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लेता। तो ये आपका पहला अंक हो गया। अब बात आती है दूसरे अंक की। शुरुआत होती है बाजार में तरह तरह का माल बेचने वाले अपने अपने ढंग से ग्राहक को आकर्षित कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि कौन से कैसे गीतों को गाकर के वह उनको आकर्षित करते हैं। ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गीतों का इसमें सहारा लिया जा रहा है। कबाब वाला अपने कबाब को अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा कर रहा है। मसालेदार भुने हुए चने बेचने वाले घासीराम अपने चने गा गा कर बेच रहा है। उस झोली ही उसकी दुकान है। तो वह इसको बता रहे हैं उसके माल को हर कोई वर्ग लोग खरीदे, ऐसा वो चाहता है। नारंगी बेचने वाला अपने ढंग से नारंगी बेच रहा है, वही नींबू संतरा वाला सारी चीजें वह अपनी सारी चीजें एक एक करके बेच रहा है। इसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं तो हलवाई वाला भी जो है वह अपनी मिठाई को अलग तरीके से बेच रहा है, जिसमें वह जलेबी, गुलाब जामुन, खुरमा, बूंदिया, बर्फी, समोसा, लड्डू आदि कई तरह की मिठाइयाँ टके से भाव से बेच रहा है। एक कुंजड़िन है, कुंजड़े मतलब सब्जी वाली, धनिया, पालक, चौलाई, कलप्पा, सरसों, बैगन, आलू, भथुआ आदि सब्जियां टके से बेच रही है। एक मुगल है जो मेवा बेचने का काम कर रहा है, वह अखरोट, मुनक्का, किशमिश, आलू बुखारा, नाशपाती आदि चीजें भी टके से बेच रहा है। उस मुगल का मानना है कि भारतीय लोग दुबले पतले और कमजोर हैं, जबकि देशवासी वहां के शक्तिशाली हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात से बहुत बड़ी बात की तरफ संकेत किया गया है कि यहाँ की आम जनता तो दुबली पतली है, मतलब कुपोषण की शिकार है, निर्धन है, लेकिन देशवासी बहुत ही उसके देशवासी बहुत ही शक्तिशाली और सुदृढ़ हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इतने शक्तिशाली और सुदृढ़ हैं कि वह सारी चीजों को जो है लूटने में लगे हुए हैं, और कुछ जो है संपन्न वर्ग है जिसके पास सारा का सारा धन इकट्ठा है, तो वो इस सारी बातें उस ओर संकेत करती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे चूरन वाला है जो अपने विशेष ढंग से चूरन बेच रहा है, और वह क्या कहता है कि सभी लोगों को वह उसके अनुकूल प्रभाव बताते हैं। वह बताता है कि इस चूरन के क्या क्या फायदे हैं। अधिकारी वर्ग यदि इस चूरन को खाता है तो वह किस तरीके से जो है दूनी रिश्वत बचा सकता है। तो एक तरीके से उस समय के समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ये बात संकेत करती है। वह अपने गीतों में व्यंग का प्रयोग कर रहा है, जिसमें वह कहता है कि उसका चूरन रिश्वत से जल्दी पच जाती है, मतलब उसके चूरन को खाने से जो है रिश्वत
आसानी से पच जाती है। महाजन है, दूसरों का धन हजम कर जाते हैं। पुलिसकर्मी कानून को हजम कर जाते हैं। तो ये वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था पर भी उस समय का ये जो है प्रश्न चिन्ह है कि वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वह कानून को भी हजम कर गई है और अपने हिसाब से जो है कानून चला रही है। अंग्रेज तो सारे देश को ही हजम कर गए हैं। ये जो है अंग्रेजों पर जो है एक बहुत करारा व्यंग है कि इस देश की शासन व्यवस्था जब से उनके हाथ में आई है, देश के संसाधनों को लूट करके वह जो है अपने देश ले जा रहे हैं। मछली बेचने वाली टके से मछली बेच रही है। धर्म का ठेकेदार है जो वह धर्म बेच रहा है। तो धर्म का ठेकेदार कौन है? ब्राह्मण। तो धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण धर्म का ही टके शेर भाव से व्यापार कर रहा है। एक बनिया भी अपना माल टके शेर बेच रहा है। आटा, दाल, नमक, मसाला, घी, चावल आदि सभी चीजें टके शेर बेची जा रही हैं। गोवर्धन दास जो कि लोभी किस्म का शिष्य है, यह देख करके दंग रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि हो रहा है, इसलिए वह बार बार वह उन दुकानदारों से पूछ रहा है कि उसे बाजार के दुकानदारों से मालूम होता है कि इस नगर का नाम जो है वह अंधे नगरी है। इस नगर का नाम वो क्या बताते हैं? अंधे नगरी है। और वहां के राजा का नाम चौपट है। तो अंधे नगरी चौपट राजा जो है यहाँ के नगर और राजा का नाम मिल जाता है। इसके बाद आगे गोवर्धन दास ने अभी तक भिक्षा में जो 7 रुपये प्राप्त किए थे, उन पैसों से वह हलवाई से 3.5 सेर मिठाई खरीदता है। तो ये प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि उसने भिक्षा में कितने रुपये प्राप्त किए? 7 रुपये। और उससे वह क्या करता है, क्या खरीदता है? वह पूरे पैसे की मिठाई खरीदता है। और मिठाई खरीदता है कितनी? 3.5 सेर। 3.5 सेर मिठाई 7 रुपये में खरीदता है ताकि वह अपने गुरु के साथ मिलकर खा सके। इस तरीके से यहाँ पे दूसरा अंक आपका समाप्त हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है तीसरा अंक। भिक्षा प्राप्ति के बाद गुरु महंत और उनके शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास एकत्र मिलते हैं। महंत और शिष्य नारायण राम भजो का गायन करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास का भजन अब चूका है। वह नगरी से प्रभावित होकर उसी का गायन कर रहा है। गुरु महंत जी अपने गोवर्धन दास को गठरी मतलब झोली को देखकर पूछते हैं कि इस भारी गठरी में क्या है, जिसमें जो गोवर्धन दास जो 3.5 सेर मिठाई रखे हुए है। तो बोलता है कि यहाँ पे जो मिस्टेक है, ये जो मिठाई लिख लेंगे, मिठाई खरीद लाता है ताकि वह अपने गुरु शिष्य के साथ मिलकर के खा सके। तो वह बताता है कि इस गठरी में मिठाई है, जो 3.5 मिठाई है वह खरीद के लाया है गुरु शिष्य के साथ खरीदने के लिए। और अब इसका तीसरा अंक प्रारंभ होता है। तीसरे अंक में जो प्रारंभ होता है जंगल से। भिक्षा प्राप्ति के बाद गुरु महंत और उनके शिष्य नारायण दास एकत्र मिलते हैं। महंत और शिष्य नारायण दास राम भजो का गायन करते हैं, लेकिन गोवर्धन दास भजन अब चूका है, मतलब भूल चुका है। वह अंधे नगरी से प्रभावित होकर उसी का गायन कर रहा है। गुरु महंत अपने शिष्य गोवर्धन दास की गठरी को देखकर पूछते हैं कि इस भारी गठरी में क्या है। गोवर्धन दास बताता है कि इसमें 3.5 सेर मिठाई है, जो भिक्षा से 7 रुपये प्राप्त किए थे, उन पैसों से टके सेर के हिसाब से मैंने जो है यह मिठाई ली है। तो वह ये सारी बातें अपने गुरु को बताता है। गुरु को विश्वास नहीं होता कि मिठाई इतनी सस्ते दाम पर मिल रही है। तब शिष्य उन्हें बताता है कि अंधे नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। खाजा मतलब एक तरीके से मिठाई का नाम ही खाजा है। तो जो है वह अपने गुरु को ये सारी बातें गोवर्धन दास बताता है। और इस तरीके से नाटक आगे बढ़ता है। शिष्य की बात सुनकर के गुरु अपने शिष्य को सलाह देते हैं कि क्या सलाह देते हैं? इस देश में अंधे नगरी में रहना उचित नहीं है, जहां सब एक ही भाव मिलता हो, अर्थात सब टके सेर, टके भाजी, टके सेर खाजा मिलता है। जहां प्रत्येक सफेद वस्तु को समान महत्व दिया जाता है, वह नहीं यहाँ पर वहां होगा। क्या? वहां अधिक समय तक रहना उचित नहीं है। कपास और कपूर दोनों ही सफेद होते हैं, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर होता है। इसी बात को दोहे के माध्यम से कहते हैं कि सेत सेत सब एक है। सेत मतलब सफेद, सेत सेत सब एक है। जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। तो जो है ये उनके गुरु कहते हैं, मतलब महंत जी कहते हैं। जिस जगह पर गुणी और अवगुणी को कोई पहचान नहीं, वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। और आगे वह इसको और उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करते हैं कि कौवा और कोयल दोनों दिखने में काले हैं, लेकिन दोनों के गुणों में अंतर है। तो ये सारी बातें वह आगे बताते हैं और उनके बीच में आपस में वार्तालाप चलता है अपने शिष्यों को समझाते हुए आगे।
और वह उदाहरण देकर बताते हैं कि लाल रंग का कड़वा फल इंद्रायण, ये याद रखना है। लाल रंग का जो कड़वा फल है वह कौन सा है? वह इंद्रायण है। और अनार देखने में चाहे एक से हो, लेकिन साथियों तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इंद्रायण और अनार देखने में चाहे एक से हों, लेकिन उनके पहचानने की परखने का गुण मनुष्य को होना चाहिए, और जो गुण अंधे नगरी में किसी को देखने को नहीं मिलता है। लोगों को थोड़ा सा भी विवेक नहीं है, यह स्थान रहने योग्य नहीं है, चाहे वह स्थान कितना भी धन धान और संपन्नता से पूर्ण ना हो। ऐसी जगह चाहे 1000 मन मिठाई मुक्त मिलती हो तो भी वहां नहीं रहना चाहिए। गुरु महंत की बात गोवर्धन को पसंद नहीं आती, क्योंकि वह लोभी किस्म का आदमी है। उसके मन में इस नगर के प्रति, यहाँ सुख सुविधाओं के प्रति लालच का निर्माण होता है, और उसे इस नगर में सुख का अनुभव होने लगता है, तो वह जो है अपने गुरु के से भी असहमत होने लगता है। आगे जो है गुरु अपने शिष्य नारायण दास को लेकर के चले जाते हैं। गोवर्धन दास उसी नगरी में रुक जाता है, और गुरु शिष्य अपने गोवर्धन दास को जाते जाते कुछ सलाह भी दे करके जाते हैं, और कहते हैं कि यदि कभी कठिनाई आए तो उन्हें वह याद करे ताकि उसकी सहायता कर सके। इस तरीके से तीसरा अंक समाप्त होता है और गुरु जंगल की ओर चले जाते हैं। चौथा अंक प्रारंभ होता है, जहां पे जो राजसभा का यहाँ पे जिक्र आया है। राजसभा में मंत्री नौकर आदि सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं, नशे में चूर है, और राज सेवक उसे शराब पिला रहे हैं। राजा मूर्ख जो उसके सेवक को अकारण देना चाहता है, जो मंत्री की सजगता से बच जाता है। तो ये सारी बातें वहां पर चल रही हैं। मंत्री उसकी जी हुजूरी करने वाला है। दरबार में उपस्थित सभी लोग मूर्ख हैं, लेकिन राजा तो सबसे बढ़कर मूर्ख है, मतलब महामूर्ख है। वह अविवेकी, नीच, डरपोक और बुद्धिहीन है। साथियों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, उन्होंने कितनी बेबाकी से इस बात को बताया है कि और उसको उल्लेखित किया है। उसी समय एक व्यक्ति दरबार में शिकायत लेकर उपस्थित होता है, और जिसका नाम कल्लू बनिया है, कि दीवार गिर जाने से उसकी बकरी कुचलकर मर गई है। तो जो है उस दरबार में एक व्यक्ति उपस्थित होता है और कहता है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर जाने से उसकी बकरी कुचलकर मर गई है, इसलिए वह वहां न्याय मांगने आया है। तो जिस व्यक्ति की जो है बकरी मरी है, वह बकरी मरी है किसकी? कल्लू बनिया की दीवार से दब करके। इसके लिए वह न्याय मांगने के लिए आता है। अब कैसे न्याय होगा, इसी से यहाँ का नाम अंधे नगरी पड़ता है। राजा तत्काल कहता है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। राजा से कहता है अपराधी को दंड मिलना चाहिए, इसके लिए वह राजा से कहता है। राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ न्याय करता है और कहता है कि दीवार को गिरफ्तार किया जाए। दीवार को सजा देना या गिरफ्तार करना संभव नहीं है। तो जो है दीवार को सजा मिलनी चाहिए, इस तरीके से वह जो है बताते हैं। आगे जिसमें बनिया, कारीगर, चूना बनाने वाला, भिस्ती, कसाई, गड़रिया और कोतवाल को राजा के सामने लाया जाता है। मतलब जितने भी उससे संबंधित होते हैं, इस कारण से संबंधित कई लोग जो है दरबार में बुलाए जाते हैं। हर कोई अपना दोष दूसरे के माथे मढ़ते हैं और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते जाते हैं। मूर्ख राजा अपनी मूर्खता का परिचय देता हुआ कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है और स्वयं मंत्री का सहारा लेकर वहां से चला जाता है। तो जो है इस तरीके से वह उनको कोतवाल को सजा सुनाते हैं। अब आगे क्या होता है, राजा किसी भी शिकायत करने वाले को नहीं सुनता, ना ही उसकी समस्या को समझता है, जिससे वह न्याय नहीं कर पाता। अपराधी को दंड देने के बजाय एक निरपराधी को वह फांसी की सजा सुना देता है। यहाँ पर जो है राजसभा का अंक जो है समाप्त होता है। अब पांचवा अंक है अरण्य, जो कि शुरू होता है कैसे? गोवर्धन दास वहीं उसी नगर में मिठाई खा खा करके बहुत मोटा हो जाता है। वह आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा है। खाना पीना, सोना, गाना आदि उसके काम है। वह अपने गाने में उस राज्य व्यवस्था का वर्णन करता है। वह वहां ऊंचे से लेकर नीचे तक का सभी लोग एक तरह के हैं। सब लोग विवेक शून्य हैं, वे बुद्धि से रहित हैं, मतलब मूर्ख हैं। उनके पास किसी भी तरीके का बुद्धि विवेक नहीं है। इस नगर में पापी और पुण्य आत्मा में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा पाप पुण्य में भी कोई भेद नहीं है। मूर्ख राजा है, प्रजा भी अंधभक्ति करती है। वह जो कुछ भी करता है कहता है, सब चुपचाप सुन लेते हैं। राजा ही ईश्वर का अवतार है, ऐसा मानने का कहना है कि राजा कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनका मतलब मानना यही है कि राजा ही ईश्वर का अवतार है, ऐसा मानते का कहना है।
कि राजा कभी अन्याय नहीं कर सकता। संपूर्ण अन्याय का बोलबाला है। राजा के कर्मचारी बुरे आचरण वाले, तड़क भड़क से रहते हैं। वे सामान्य जनता पर मनचाहा अत्याचार करते हैं, फिर भी राजा उन्हें कुछ भी कहता और प्रजा कुछ कह नहीं सकती। तो राजा भी उन्हें कुछ नहीं कहता और प्रजा भी उनसे कुछ नहीं कहती। वे मनमानी करते रहते हैं, जिस कारण संपूर्ण राज्य आतंक साथ छाया हुआ है। तो संपूर्ण राज्य में जो है आतंक छाया हुआ है। इस सारी व्यवस्था से इसका जो है इस नाटक में उल्लेख किया गया है। अब आगे जाति पाति का भी यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। गाय बकरी को ही यहाँ पे एक समान माना गया है। इसके आगे जो है जो सच बोलता है उसे जूते खाने पड़ते हैं और जो झूठा है वह पदवी प्राप्त करता है। यहाँ सबको एक ही लाठी से हाँका जाता है। इस राज्य में विवेकहीनता यहाँ तक पहुंच गई है कि वेश्या और पत्नी को समान माना जाता है, अर्थात इसमें कोई अंतर नहीं है। सर्वत्र धोखेबाज कपटी लोगों का वर्चस्व बढ़ गया है। इतना होने पर भी गोवर्धन दास प्रसन्न है, क्योंकि उसे खूब खाने को मिलता है। उसे लगता है कि गुरुजी के साथ ना जाकर के उसने बहुत अच्छा किया। तभी 4 सिपाही, कितने सिपाही संख्या याद करनी है, 4 सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाने वाला है। क्यों लटकाया जाने वाला है, ये सारी बातें अभी आगे हम और इसमें देखेंगे। सिपाही उसे बताते हैं कि कोतवाल को जो है फांसी दी जानी थी, लेकिन फांसी का फंदा बड़ा होने के कारण उसमें कोतवाल की गर्दन पूरी तरह नहीं आ रही है, क्योंकि उसका शरीर पतला है। इस कारण गोवर्धन दास खा खा के जो मोटा हो गया है, इसलिए उसकी गर्दन उस फंदे में आ जाएगी, इसलिए उसको फांसी पर लटकाया जाना है। इस राज्य में साधु महात्माओं की ही सबसे बड़ी दयनीय व्यवस्था है। राजा के न्याय के डर से कोई सुख से नहीं रह पाता और मोटा नहीं हो पाता। गोवर्धन दास स्वयं को असहाय पाता है और उसे अपने गुरु के कहे हुए वचन याद आते हैं कि भाई अपनी सहायता के लिए चिल्लाता है, क्योंकि जब उनके गुरु गए थे वो कहे गए थे कि यदि कभी तुम किसी संकट में पड़ जाओ तो एक बार मुझे याद करना, और वह उनको याद करता है। लेकिन सिपाही उनकी एक नहीं सुनते और उन्हें बलपूर्वक पकड़ के ले जाते हैं, मतलब गोवर्धन दास को ले जाते हैं। अब आगे क्या होता है, 6वां अंक प्रारंभ होता है शमशान का, क्योंकि फांसी लटकाने के लिए शमशान ले जाया गया है। राजा के आदेशानुसार गोवर्धन दास को पकड़कर शमशान ले जाते हैं ताकि उसे फांसी पर लटकाया जाए। वह बहुत विनय अनुनय करता है, लेकिन सिपाही उससे नहीं छोड़ते। तभी महंत गुरुजी अपने शिष्य नारायण को लेकर के वहां आ जाते हैं और अपनी शिष्य धीमे स्वर में कुछ कहते हैं, मतलब अपने शिष्य से धीमे स्वर में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, इस शुभ घड़ी में को फांसी पर चढ़ेगा, इस शुभ घड़ी में को फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग चला जाएगा। वह कहते हैं कि इस शुभ घड़ी में जो फांसी पर चढ़ेगा, को की जगह यहाँ पर जो लिख लेना है, फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। इस बात पर गुरु शिष्य दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। कौन कौन, नारायण दास और महंत जी। पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा, यह दोनों कहते हुए विवाद करने लगते हैं। इतने में राजा वहां पे आता है और वह पूछता है कि किस बात को लेकर के विवाद चल रहा है, किस बात को लेकर के जो है विवाद चल रहा है। वह एक के बाद एक इसको पूछता है। तो किस बात को लेकर के विवाद हो रहा है, सुनकर कोतवाल मंत्री आदि अर्थात हर कोई फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। राजा फिर कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूं, तो पहले, क्योंकि गुरु उनको बता देते हैं कि इस बात पर गुरु से लड़ते हैं, तो पहले फांसी पे मैं चढ़ूंगा, किस बात का विवाद हो रहा है। यह सुनकर कोतवाल मंत्री आदि अर्थात हर कोई फांसी पर चढ़ने को तैयार है। राजा फिर कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूं, पहले मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। अपने सैनिकों को फांसी देने की वह आज्ञा देता है। अंधेर नगरी में इस विवेक शून्य राजा का ऐसे इसमें अंत हो जाता है, क्योंकि महंत जी बता देते हैं कि जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा ऐसा संयोग है कि वह सीधे स्वर्ग जाएगा। और सब जो है इतने मूर्ख किस्म के व्यक्ति हैं कि एक के बाद एक जो है फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाते हैं। और इस तरीके से राजा का अंत हो जाता है और जो है ये नाटक समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से नाटक समाप्त होता है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ आलोचनात्मक प्रश्न है या हम जब इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।